सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। मैंने इस सिलसिले में बात की इस जो एडवोकेट है इस जी मुकदमे में जो हिजाब के फेवर में लड़ रहे हैं रहमतुल्लाह कोतवाल से भी बात की। जी उन्होंने भी उनका कहना है कि अब अगर डिवीजन बेंच में अगर ये मामला चलता है जी। और उसके बाद में कोई डिसीजन आता है और उसके बाद किसी को अपील जाना होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। बेशक। और इसमें सबसे अहम कड़ी ये है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जमील आरिफ जमील ने इस पहले ही पीआईएल दाखिल की थी कि ये मामला जो है सिंगल बेंच में नहीं बल्कि डबल बेंच में चलना चाहिए। इस जी पर भी जो है रहमतुल्लाह कोतवाल का जो केस है वो क्योंकि अब वो लीड करेंगे इस केस को जी। लार्जर बेंच में, तो कहीं ना कहीं ये मामले को थोड़ा सा टाला गया है। अब ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि ये मंडे से जो है लार्जर बेंच में डिस्कशन होगा, जी यानी कि सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अब हुकूमत के पास ये ऑप्शन रहेगा कि ये मुकदमा जब तक चलता रहेगा तब तक स्टेटस को मेंटेन करते हुए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जो है इदारों को शुरू किया जा सकता है। अब देखना होगा कि हुकूमत किस तरह से स्टैंड लेती है, क्योंकि अभी 3 दिन का वक्त दिया गया है शाहिद काजी, और 3 दिनों के लिए जो तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है, और जो तनाजा है उसको देखते हुए कुछ जगह पर दफा 144 में नाफिज की गई है। ऐसे में कानूनी निजाम को बनाए रखने के लिए, सियासी बयानबाजी को रोकने के लिए क्या कुछ स्टेप भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि सियासत इसके ऊपर खूब हो रही है और इसी को बुनियाद बनाकर जो अलग अलग स्टेट है वो भी कह रहे हैं कि हम इस तरह का कानून नाफिज कर सकते हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि इस पर जितनी जल्दी अगर फैसला आएगा उतना जल्दी आसानी भी होगी? बिल्कुल हुकूमत भी यही चाहती है और तमाम लोग भी यही चाहते हैं कि जल्द से फैसला हो जाए, इस मामले का खात्मा हो जाए। लेकिन इस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार ये मामला जो है काफी बड़े लेवल पे फैलने की वजह से इस मामले को तफसीली डिस्कशन करना भी जरूरी है, डिबेट होना जरूरी है। इसीलिए ये मामला जो है काफी वक्त ले सकता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब इम्तिहानात हैं, एग्जाम्स हैं, 2 महीने के लिए मुमकिन है कि हुकूमत कोई फार्मूला बनाए कि पूरे अमन के साथ में जो है बच्चे कॉलेज जाएं और अपने इम्तिहानात लिखें। उसके बाद में जो फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला अगर डिविजनल बेंच में आता भी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये मामला 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, एक लंबा चलने वाला मामला है। इस वजह से कहीं ना कहीं 2 महीने में एग्जाम होने वाले हैं। इन 2 महीने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस मामले को 2 महीने के लिए किसी न किसी तरीके से जो है निपटाए और इसे हैंडल करने की कोशिश करे। इसी वजह से हुकूमत की जानिब से भी सीएम बसवराज बोम्मई ने भी सुबह मीटिंग ली है और तमाम उजरा के साथ उन्होंने, जो अहम उजरा है, सीनियर उजरा है, उनके साथ में उन्होंने बात की है। इस मामले को कैसे हल किया जाए, किस तरह से निपटा जाए, इस पर भी बात हुई। एडवोकेट जनरल के साथ भी उनकी बात हुई थी। अब चूंकि गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख लिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हिजाब के फेवर में नहीं है और ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हिजाब के ताल्लुक से, यानी कि पीयू बोर्ड के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। मुमकिन है कि ड्रेस कोड अगर लागू करती है हुकूमत तो उसके बाद इस केस का थोड़ा सा रुख बदल सकता है, क्योंकि ड्रेस कोड अगर आता है तो उसमें केस में थोड़ा सा लचक पैदा हो सकती है। तो देखना होगा कि किस तरह से हुकूमत अपना पक्ष रखती है और किस तरह से इस केस को आगे ले जाती है। लेकिन शाहिद काजी, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के तहत हम खास तौर पर देखते हैं जिसके अंदर कई बातें जो है कही गई है, आइन के मुताबिक जो हिजाब के लिए बात कही जा रही है उसको लेकर तमाम जो वकला से हम लोगों ने भी बात की है, आईपीएस ऑफिसर से भी हमने बात की है, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि ये आइनी हक है। लेकिन अगर इसी चीज को बुनियाद बनाकर बाकी जगहों पर रखा जा रहा है तो उसमें क्या परेशानी पेश आ सकती है? क्योंकि खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब कोई एक गैर मुस्लिम शख्स अगर पगड़ी लगाकर स्कूल कॉलेज जा सकता है या फिर कड़ा पहनकर कॉलेज जा सकता है, या फिर कोई एक तलबा या तालिबे इल्म अगर वो उसकी शादीशुदा है वो सिंदूर लगाकर जा सकती है, तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकते? इस बात को लेकर लोगों का अलग अलग बयान आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों की अगर आप बात करें, सरकारी कॉलेजों में इस तरह के तमाम वाकयात हैं। बहुत सारे हिंदू बच्चे टीका लगा कर आते हैं। स्कूल में कभी कभार पूजा होती है, प्रेयर होती है, तो वहां लोग हिंदू मजहब के जो स्लोगन होते हैं वो पढ़े जाते हैं, लेकिन किसी को एतराज नहीं होता है। कल हमने स्टूडेंट से भी बात की कि मुस्लिम स्टूडेंट को उनके जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट के जो सफरन शॉल है उस पर भी एतराज नहीं है। अगर वो पहनना चाहते हैं, वो अपने मजहब पे चलना चाहते हैं तो उनका हक है। तो कहीं ना कहीं दोनों मजहब के लोग या जितने भी मजहब के लोग हैं, तमाम लोगों को यहाँ बुनियादी छूट दी गई थी। और जो स्काफ का मामला है, जो हिजाब का मामला है, ये आजकल का नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। स्काफ बहुत पहले से इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अचानक से जो है ये शुरू हुआ है सिर्फ एक कॉलेज से और उसमें रोका गया और ये पूरा मामला जो है इतनी तेजी से फैल गया है। हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल हैं उनका कहना है कि जो हिजाब है वो इस्लाम का जो बुनियादी उसूल नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहें ऑप्शनल है,
लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम में हिजाब पर्दा बहुत ही जरूरी है, मस्ट है। हम्म। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी को भी मजहब पर चलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। बेशक। बहुत सारे मुस्लिम भी पर्दा नहीं करते हैं, उन्हें उसकी आजादी है, और बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां पर्दा करना चाहती हैं, हिजाब पहनना चाहते हैं, उन्हें भी उसकी आजादी है। जिस तरह से ये मामला पूरे मरकजी सतह पर उठ गया है और बैनुल अक़वामी सतह पर चर्चा में आ गया है, तो अब ये मामला ज्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है और कोर्ट भी इस संजीदगी को समझ रहा है। इसी वजह से शाहिद, ये जो मामला संजीदगी से लिया जा रहा है, अगर इसी तनाज़ुर के अंदर हम देखें तो खास तौर पर ये हिजाब का जो मामला है उसके अंदर जो बात लोग कह रहे हैं, इसको लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम हिंदुस्तान के कल्चर को देखें तो उसके अंदर अलग अलग जगहों की अलग अलग सकाफत है, उनकी अपनी सभ्यताएं हैं, सांस्कृतिक विरासत है और उनके अपने अपनी मान्यताएं हैं जो भी वो लोग मानते हैं। ऐसे में राजस्थान अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो ख्वातीन होती है वो घूंघट निकालती है, आप उनके सामने नहीं जा सकते, वो पल्ला करती हैं। इसके अलावा अगर आप साउथ के अंदर जाएंगे तो साउथ के अंदर आप देखेंगे जो जेंट्स होते हैं वो वहां पर लुंगी पहनते हैं। तो अगर आप किसी को एक खास तबके के अंदर, कैटेगरी के अंदर लेकर आना चाहेंगे तो उससे बहुत मामला खराब हो सकता है और शायद यही वजह है कि कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चला गया है। कोर्ट के ज़ेरे निगरानी जब तक मामला है तब तक के लिए हमें इसको लेकर क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, ये बहुत अहम मौजू है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मामला जब कोर्ट में है, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी इससे पहले भी जो आपका सवाल था कि दीगर रियासतों में भी ये मामला जो है इस तरह से आवाजें उठ रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भी जो ड्रेस कोड है उसको लाने की बात हो रही है, लेकिन अब ये मामला चूंकि कोर्ट में आ चुका है, अदालत में आ चुका है, अब इसका फैसला भी अदालत ही कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का कोर्ट का फैसला आता है, मुमकिन है कि उस पर कोई पार्टी नाराज होकर वो मतलब इस जज के लिए अपील करे, सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो फाइनल फैसला होगा जी। लेकिन एक बात, तो इस वक्त जो केस लड़ा जा रहा है, यहाँ पे सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि इस वक्त कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं है और किसी तरह का गाइडलाइन नहीं है ड्रेस को लेके। इसी वजह से गुंजाइश बनती है कि किसी भी तरह के ड्रेस को अलाउ कर सके। हालांकि ये ऐसी बात भी नहीं है कि अचानक से हिजाब शुरू हुआ, इस पर एतराज हुआ है, ये पुराना मामला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट भी इसे बारीकी से ले रहा है और दूसरे रियासतों में भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं। इसी वजह से ये मामला बहुत फास्ट चल सकता है। मुमकिन है, चूंकि 2 दिन के बाद मुमकिन पॉसिबिलिटी है कि मंडे से जो है केस डिविजनल बेंच पे जाएगा, यानी कि लार्जर बेंच पे जाएगा, उसमें डिस्कशन होगा। मुमकिन है कि बहुत जल्द इंटरिम ऑर्डर मिल जाए। लेकिन शाहिद, अगर खास तौर पर यह कहा जाता है सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया जाता है, बेटी की पढ़ाई के अंदर अगर हिजाब की जो पाबंदी है वो आ रही है आड़े, तो उसको लेकर हुकूमत को या फिर और लोगों को ऐतराज क्यों हो रहा है, ये भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी वो लड़कियां हिजाब लगाकर आती थी, तब भी अगर कोई ऐतराज नहीं था, तो अब क्या सिर्फ कुछ इलेक्शन जो अलग अलग रियासतों में है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस तरह का भी लोगों का कहना है? बिल्कुल शाहबाज, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से उठाया जा रहा है। चूंकि 5 रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अलावा अगले साल कर्नाटक में भी इलेक्शंस हैं। इसी वजह से ये मंगलुरु और उडुपी का जो हल्का है, ये सबसे ज्यादा कम्युनल हल्का माना जाता है। यहाँ आए दिन जो है कई ऐसे वारदात होते रहते हैं। आपको याद होगा अब अटैक भी यहीं हुआ था जो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले को उछाला जा रहा है, गैर जरूरी तौर पर उठाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं सियासी फायदा मुफाद इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब जो है सबसे अहम जो कड़ी है पर्दे की, जो स्टूडेंट्स का कहना है कि आज तक किसी तरह का एतराज नहीं रहा और तमाम जो साथ में पढ़ने वाले दीगर मजहब के बच्चे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बुरखा नहीं है। सबसे जो क्लेरिफिकेशन है इसमें, ये पूरा बुरखा कर नहीं आती है, सिर्फ स्कार्फ का मामला है और स्कार्फ जो है कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। बहुत सारे लोग अब जैसे आप मास्क पहन रहे हैं पूरे जगह पे, उस पर किस तरह से रिएक्ट होता रहा, इसी तरह से मास्क यानी कि आपका पूरा चेहरा नजर आता है, तो इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने जब स्टूडेंट से बात की, स्टूडेंट्स का भी कहना है कि दीगर मजहब के बच्चे भी अपने अपने हिसाब से जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मजहब हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं और बाज दफा पे पूजा होती है। बहुत सारे लोग जो हैं जो रिवायती अंदाज में जेवर पहनते हैं, कोई धागा बांधता है, कोई अलग अलग रसूमात हैं जो घरेलू हैं, उनके अपने रसूमात हैं, तो उस पर किसी का एतराज नहीं होता है। ये आजकल से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। अचानक से एक हिजाब को लेके जो इशू उठा है, कहीं ना कहीं ये सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा सियासी मामला है, इंतखाबात को देके इसे उछाला जा रहा है।
देखना होगा कि इस मुद्दे से किसे फायदा होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मरकजी हुकूमत खास करके पीएम मोदी का जो नारा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जी। ये जो नारा है कहीं ना कहीं यहाँ इस इशू को लेके इसे जोड़ा जा रहा है। अब जो है मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मामला है उस पर इन बेटियों का जो तालीम हासिल कर रही हैं, इन बेटियों के लिए हुकूमत किस तरह से अपना कदम आगे बढ़ाती है। चूंकि रियासती हुकूमत ने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन मरकजी हुकूमत का क्या रुख है, किस तरह से मरकजी हुकूमत का रियासती हुकूमत पर दबाव पड़ेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जब लगाया गया था तो उसी हिसाब से जो है चलना चाहिए और रियासत के तमाम बच्चियों को अपना उनका हक देना चाहिए। शाहिद काजी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन देखेंगे स्कार्फ की तो उसको हिजाब के तौर पर कहा जा रहा है, और स्कार्फ को जिस तरीके से आपने भी बताया है, जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें यह है कि आपका जो ये पोर्शन है ये पूरा दिखेगा और जो बाकी के जो आपके बाल है, हेयर्स है, वो उसमें छिपे रहते हैं। और जो खास तौर पर जो तालिबात हैं उनका ये कहना है कि ये हम अपनी हिफाजत के लिए करते हैं या फिर ये हमारे मजहब के हिसाब से है और इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये वो पहले से भी करते आए हैं। अगर बुर्के का मामला था तो वो अलग हो सकता था, वो भी कोर्ट के अंदर जेर समात हो सकता था, लेकिन अब हिजाब को लेकर अगर ये बात कही जा रही है तो क्या एक सोची समझे प्लानिंग, सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है ताकि एक किसी खास किस्म के तबके को टारगेट करके किसी रियासत के अंदर वोट पाने के लिए किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ नजर आ रहा है क्योंकि महज एक छोटे से इलाके का ये मामला था, उडुपी के एक गांव के एक कॉलेज का मामला था, उस कॉलेज में निपटाया जाना चाहिए था। वहां के मुकामी जो एमएलए हैं उन्होंने सबसे पहले इस मामले को शुरू किया। उन्होंने कॉलेज पर दबाव डाला कि आप जो स्कार्फ पहन रहे हैं उन लोगों को अंदर न लें। उसी पर कॉलेज इंतजामिया, चूंकि सरकारी कॉलेज थी, एमएलए उसके प्रेसिडेंट होते हैं, तो एमएलए की बात भी जो है बहुत मायने रखती है स्कूल कॉलेज इंतजामिया को। जब उन्होंने रोका तो वो सिर्फ उसमें जो है जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, वो मानने से इनकार कर दी। बहुत सारे बच्चों ने उसे इग्नोर भी किया, लेकिन 6 लड़कियां जो थी उन्होंने कहा कि यह हमारा बुनियादी हक है और हम इसे नहीं छोड़ सकते जी। उसी इशू से शुरू हुआ और लगातार ये बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया है कि अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन कोर्ट क्या देखेगा इस पूरे मामले में, ये देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काजी हमसे बातचीत के लिए। लेकिन अब पूरा मामला कोर्ट के जेर समात है और अब जो बड़ी बेंच है वो उसके ऊपर पूरे मामले पर समाप्त करेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। हिजाब तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, हिजाब पहनकर ख्वातीन वोट देने जाए, ये ओवैसी ने कहा है। हमारी बेटियां क्या पहनेंगी ये हम तय करेंगे, ओवैसी ने कहा है। दाढ़ी और हिजाब से किसी को परेशानी क्यों है, ये भी ओवैसी ने अपने बयान में कहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आ गया है और कह दिया है कि हिजाब पहनकर ही ख्वातीन वोट देने जाए, हिजाब पहनकर ख्वातीन वोट देने के लिए जाए। हमारी बेटियां क्या पहनेंगी ये हम तय करेंगे, दाढ़ी और हिजाब से किसी को परेशानी क्यों है। हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। और वहीं कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया है। नकवी ने कहा है कि हिजाब पर सियासत करना गलत है, मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डिग्निटी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोविगेटिव है। और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोविगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ही सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। आप जो है हमेशा चाहते रहे हैं कि वो आइसोलेशन में रहें। अब स्कूल ने कह दिया कि साहब आपकी एक अलग से आप बैठिए, आप लोग जो लोग कहते हैं कि हम बिना इसके नहीं बैठेंगे, तो आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन में जो है वो आप तरक्की के रास्ते पे नहीं चल सकते।
और हिजाब तनाज़े पर कांग्रेस लीडर नगमा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। We see Yogi Adityanath wearing his attire. We see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. So I think that in case if people do have religious sentiments, it should be respected because that is their freedom of expression and freedom of whatever they want to wear or whatever they want to say. But the main mute point over here is that the BJP is really not got any development work which they are doing, because of which they have to resort to such kind of things. I mean, a bunch of hooligans who are that I heard that girl's statement yesterday, and she was saying that hardly about 10% were there from that university, but the rest were from outside. So how did these goons come from outside, and how did they, influence and do such kind of things is a thing to really be worried about. कल मगरबी यूपी में 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां पर 2.27 करोड़ वोटर्स मिलकर 623 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 800 कंपनियों के साथ 30 कंपनी पीएसी और बड़ी तादाद में अजला से पुलिस फोर्स मुहैया कराए गए हैं। जिन 11 अजला में कल वोटिंग की जानी है वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। प्रथम चरण के निर्वाचन में कुल 58 विधानसभा क्षेत्रों में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 73 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित किया जाता है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया, उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, उनके द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध नोटिस भी निर्गत की गई है। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।